हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या की जर्नी। मध्यकालीन भारत का इतिहास आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे और सुनेंगे और बहुत अच्छे से सारे प्रश्न कवर कर ले जाएंगे। तो आप इसके बिल्कुल नहीं करिएगा, पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए चलते हैं मध्यकालीन इतिहास जो है भारत का, उसके प्रश्न की तरफ। अरबों पर जो भारत पर अरब एवं तुर्क आक्रमण हुआ था वो कब हुआ था? तो देखते हैं इस वीडियो में। अरबों का जो आक्रमण हुआ था वो भारत में इस्लाम के प्रचार के उद्देश्य से सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में आक्रमण किया। कब किया? तो मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में आक्रमण किया। महमूद गजनबी का जो समय था वो 998 से 1030 ईस्वी था। क्या था? तो 998 से 1030 था। 998 से 1030 था महमूद गजनबी का समय। उसका महमूद गजनबी का जो प्रमुख उद्देश्य था वो भारत की संपत्ति को लूटना था। क्या था? तो भारत की संपत्ति को लूटना था। 1025 में महमूद ने सोमनाथ जो गुजरात में है पर आक्रमण किया और मंदिर को पूर्णतया नष्ट कर दिया। इस समय यहाँ का शासक भीम प्रथम था। इस समय यहाँ का शासक कौन था? तो भीम प्रथम था। महमूद के संरक्षण में अल-बरूनी, फिरदौसी, उत्बी एवं फारूकी आदि विद्वान थे। जो महमूद के संरक्षण में थे वो कौन कौन विद्वान थे? तो अल-बरूनी थे, फिरदौसी थे और उत्बी थे एवं फारूकी आदि विद्वान थे। अल-बरूनी की जो रचना है वो है किताबे उल हिंद। अल-बरूनी की जो रचना है उसका नाम है किताबे उल हिंद, जिसको तारीख़-ए हिंद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो तारीख़-ए हिंद भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सिहाबुद्दीन उर्फ मयूजुद्दीन मोहम्मद गौरी, इनके बारे में जानते हैं। तो तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ वो 1191 ईस्वी में भटिंडा के निकट तराइन में हुआ। कब हुआ? तो 1191 ईस्वी में भटिंडा के निकट तराइन में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया। तराइन का जो प्रथम युद्ध था उसमें पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गौरी को हराया था। कब? तो 1191 ईस्वी में भटिंडा के निकट ये तराइन में। आगे देखते हैं। तराइन का द्वितीय युद्ध था, यह युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ। तराइन का द्वितीय युद्ध, यह युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी विजयी रहा। कौन विजयी रहा? तो मोहम्मद गौरी विजयी रहा और पृथ्वीराज तृतीय को कैद कर लिया और बाद में उसको मृत्युदंड दे दिया। पृथ्वीराज तृतीय को कैद करके और बाद में उसको मृत्युदंड दे दिया। चंदावर का युद्ध, नेक्स्ट देखते हैं। जो चंदावर का युद्ध था वह कब हुआ? तो यह युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ, जिसमें गौरी ने कन्नौज के शासक जयचंद को पराजित कर उसे मार डाला। किसको पराजित कर? तो जयचंद को पराजित कर उसे मार डाला। गौरी ने कन्नौज के शासक कौन थे? तो जयचंद थे। जयचंद को पराजित कर और उसे मार डाला गौरी ने 1194 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी जब वापस गजनी जा रहा था तो दमयक नामक स्थान पर 15 मार्च 1206 ईस्वी को उसकी हत्या कर दी गई। कब की गई? मोहम्मद गौरी की हत्या कब हुई? तो 15 मार्च 1206 ईस्वी में। 1206 ईस्वी में 15 मार्च उसकी हत्या कर दी गई। किसकी? तो मोहम्मद गौरी जब वापस गजनी जा रहा था तो दमयक नामक स्थान पर, मोहम्मद गौरी का किस स्थान पर हुआ था? तो दमयक नामक। अगर पूछ लिया जाए कि मोहम्मद गौरी का किस स्थान पर उनकी हत्या हुई थी, तो दमयक नामक स्थान पर 15 मार्च 1206 ईस्वी में उनकी हत्या कर दी गई। 1206 ईस्वी में गौरी की मृत्यु के बाद ऐबक ने भारत में गुलाम वंश की नींव रखी। गुलाम वंश की नींव किसने रखी? तो ऐबक ने रखी।
1206 ईस्वी में गौरी की मृत्यु के बाद ऐबक ने गुलाम वंश की नींव रखी। अनंगपाल, नेक्स्ट देखते हैं। जो अनंगपाल तोमर राजवंश का जो अंतिम शासक था, अनंगपाल तोमर राजवंश का अंतिम शासक था, जिसका शासन 11वीं यानी 1051 ईस्वी से 1081 ईस्वी तक 11वीं शताब्दी के मध्य था, जिसका समय था 1051 से ईस्वी से 1081 ईस्वी तक, जिसका 11वीं शताब्दी के मध्य था। राजा अनंगपाल ने दिल्ली नगर को राजधानी के रूप में स्थायित्व प्रदान किया। किसने स्थायित्व प्रदान किया? तो राजा अनंगपाल ने दिल्ली नगर को राजधानी के रूप में स्थायित्व प्रदान किया। उसने दिल्ली के प्रथम दुर्ग लाल कोट का निर्माण करवाया। लाल कोट का निर्माण किसने करवाया? तो अनंगपाल ने करवाया। किसने करवाया? तो अनंगपाल ने करवाया। किसका निर्माण? तो लाल कोट का निर्माण अनंगपाल ने करवाया। फिर से देखते हैं। तो अनंगपाल तोमर राजवंश का अंतिम शासक था। जो अनंगपाल तोमर था वह राजवंश का अंतिम शासक था, जिसका शासन 11वीं शताब्दी के मध्य था। राजा अनंगपाल ने ही दिल्ली नगर को राजधानी के रूप में स्थायित्व प्रदान किया। उसने दिल्ली का प्रथम दुर्ग है लाल कोट। पूछ लिया जाए कि दिल्ली का प्रथम दुर्ग कौन सा है, तो लाल कोट है। प्रथम दुर्ग लाल कोट है, जिसका निर्माण किसने करवाया? तो अनंगपाल ने करवाया। नेक्स्ट देखते हैं। धार के राजा भोज परमार वंश से संबंधित थे। कौन? तो धार के राजा जो भोज थे वो परमार वंश से संबंधित थे। इस वंश के संस्थापक उपेंद्र राज था। जो परमार वंश था उसका संस्थापक उपेंद्र राज था, परंतु सर्वाधिक शक्तिशाली शासक राजा भोज था। सर्वाधिक शक्तिशाली राजा था वो भोज था। राजा भोज ने चिकित्सा, गणित व व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे। उनके लिखित युक्ति कल्पतरु में वास्तुशास्त्र व अनेक वैज्ञानिक यंत्रों का प्रयोग उल्लेखित है। इसके अतिरिक्त उन्होंने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर व भोजनगर की स्थापना भी की। कौन से मंदिर? तो त्रिभुवन नारायण मंदिर और भोजपुर नगर की स्थापना किसने की? तो राजा भोज ने की त्रिभुवन नारायण मंदिर की स्थापना और भोजनगर की स्थापना। ये दोनों जो स्थापना था वो राजा भोज ने किया। पृथ्वीराज का किला या हाँसी का किला हिसार जिले के हाँसी शहर में स्थित है। जो पृथ्वीराज का किला है वो हाँसी का किला, पृथ्वीराज का किला या हाँसी का किला, इसको पृथ्वीराज का किला कहते हैं और हाँसी का किला भी कहते हैं। हिसार जिले के हाँसी शहर में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो हिसार जिले के हाँसी शहर में स्थित है। यह किला 12वीं सदी के प्रसिद्ध राजपूत योद्धा पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने यह किला 12वीं सदी के प्रसिद्ध राजपूत योद्धा पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय थे, मुगल शासकों से रक्षा के लिए बनवाया था। जो पृथ्वीराज चौहान ने मुगल शासकों से रक्षा के लिए बनवाया था। गोहाना के किले का निर्माण चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज चौहान ने बनाया था। चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? तो पृथ्वीराज चौहान थे। पृथ्वीराज चौहान तृतीय द्वारा बनाया गया था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय द्वारा बनाया गया था। इस किले का नाम उसने अपने सेनापति दरिया सिंह के नाम पर दरियापुर रखा था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के द्वारा इस किले का जो नाम था वो दरिया सिंह के नाम पर दरियापुर रखा गया। यह किला 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी द्वारा नष्ट कर दिया गया था। कब कर दिया गया था? तो 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने इस किले को नष्ट कर दिया था। किस किले को? तो जो
दरियापुर, जिस किले का नाम दरियापुर रखा गया था, उस किले को 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने नष्ट कर दिया था। देखते हैं दिल्ली सल्तनत जो है वो 1206 ईस्वी से 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत जो थी उसका समय था 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। 320 वर्षों में दिल्ली पर मुस्लिम सुल्तानों के 5 अलग अलग वंशों ने शासन किया। वो 5 जो अलग अलग वंश थे कुछ इस प्रकार हैं, तो आप स्टेप बाय स्टेप देखिए और सारे प्रश्नों इससे बनने वाले सारे प्रश्न आसान लगने लगेंगे, तो सारे ज़रूर आप समझ लीजिए। गुलाम वंश या इलबारी वंश, पहला है गुलाम वंश या इलबारी वंश, जिसका समय है 1206 से 1290 ईस्वी। 1206 से 1290 ईस्वी। दूसरा है खिजली वंश, पहला है गुलाम वंश, दूसरा है खिजली वंश। गुलाम वंश का अन्य नाम है इलबारी वंश, इसको भी जान लीजिए। गुलाम वंश का दूसरा गुलाम वंश या इलबारी वंश, और दूसरा है खिजली वंश। खिजली वंश का जो समय है वो 1290 से 1320 ईस्वी तक है। तीसरा है तुगलक वंश जो 1320 से 1414 ईस्वी तक है। 1320 से 1414 ईस्वी तक है। तीसरा है शयद वंश जो 1414 से 1451 ईस्वी तक है। पांचवा है लोदी वंश, जो दिल्ली सल्तनत का 5वां वंश है वो है लोदी वंश, 1451 से 1526 ईस्वी तक। 1451 से 1526 ईस्वी तक। फिर से सुन लेते हैं, फिर से देख लेते हैं। तो पहला है गुलाम वंश जिसका नाम इलबारी वंश भी है, और दूसरा है खिजली वंश, तीसरा है तुगलक वंश, चौथा है शयद वंश, पांचवा है लोदी वंश। तो इसको ध्यान से सुनते हैं कि गुलाम वंश में क्या हुआ, उसके बाद खिजली वंश में क्या हुआ, फिर तुगलक वंश में क्या हुआ, और शयद वंश में क्या हुआ, और लोदी वंश में क्या हुआ। तो इसको एक एक वीडियो को आगे जानते हैं, एक एक प्रश्न को। तो गुलाम वंश या इलबारी वंश, गुलाम वंश को हम इलबारी वंश के नाम से भी जानते हैं। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सर्वप्रथम गुलाम वंश की स्थापना हुई। सर्वप्रथम कब गुलाम वंश की स्थापना हुई? तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सर्वप्रथम गुलाम वंश की स्थापना हुई, यानी सबसे पहले किसके स्थापना हुई? तो गुलाम वंश की हुई। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा हुई। गुलाम वंश की स्थापना किसने की? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था और वो कब आया? कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जानते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक नंबर 1 है कुतुबुद्दीन, जो 1206 ईस्वी में 1206 जिसका समय था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का समय था वो 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक था। 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक था। इसने 1206 ईस्वी में भारत में तुर्की शासन की नींव रखी। तुर्की शासन की नींव किसने रखी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी। क्वेश्चन आ सकता है कि तुर्की शासन की नींव किसने रखी? तो इसका उत्तर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्की शासन की नींव रखी। वह लाखों में दान दिया करता था, इसलिए उसे लाख बख्श के नाम से भी उसे जाना जाता है। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। वह लाखों में दान दिया करता था, इसलिए उसे लाख बख्श कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा किया। जो कुतुब मीनार था उसका निर्माण किसने करवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया, जबकि वो पूरा नहीं कर पाया तो इल्तुतमिश ने पूरा किया। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वह दिल्ली में
कुव्वत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण करवाया। कुव्वत उल इस्लाम और 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। 1210 में चौगान यानी पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर ऐबक की मृत्यु लाहौर में हुई। फ्रेंड्स, पूछा जाता है कि घोड़े से गिरकर किसकी मृत्यु हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी घोड़े से गिरकर। वह कौन सा खेल खेल रहा था? तो पोलो खेलते हुए पोलो खेल रहा था। और 1210 ईस्वी में चौगान में पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर ऐबक की मृत्यु लाहौर में हुई। कहाँ हुई? तो लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। अब नेक्स्ट जानते हैं इल्तुतमिश के बारे में। जो इल्तुतमिश था उसका समय था 1211 ईस्वी। कब था? 1211 से 1236 ईस्वी। 1211 से 1226 ईस्वी। इल्तुतमिश दिल्ली को अपनी राजधानी बनवाया। इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनवाया। क्या बनवाया? तो राजधानी बनवाया। नेक्स्ट जानते हैं इल्तुतमिश जिसका समय था 1211 ईस्वी और 12 से 36 यानी 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक उसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनवाया। किसने? इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनवाया। और उसने 40 गुलाम सरदारों के गुट अर्थात तुर्कान-ए-चिहलगानी के संगठन की स्थापना की। फ्रेंड्स, पूछ सकता है तुर्कान-ए-चिहलगानी के संगठन की स्थापना किसने की? तो आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं कि इल्तुतमिश ने की। और इल्तुतमिश का जो समय था वो कौन सा है? इसका सन क्या है? तो 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी। इसने एकता व्यवस्था लागू की थी। इसने जो इल्तुतमिश था उसने एकता व्यवस्था भी लागू की थी। कौन सी व्यवस्था लागू की थी? तो एकता व्यवस्था लागू की थी। जो इल्तुतमिश था उसने एकता व्यवस्था लागू की थी। इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलाए? तो इल्तुतमिश ने चलाए। चांदी का टंका और तांबे का जीतल किसने चलाया? तो इल्तुतमिश ने चलाया। टंका, जो चांदी का टंका था और तांबे का जीतल था, उसका आरंभ भी किसने कराया? तो इल्तुतमिश ने कराया। इल्तुतमिश ने कराया। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा करवाया। जो इल्तुतमिश था वो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य को पूरा करवाया। उसे मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, पूछ सकता है कि मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो आप अगर इस वीडियो को देखे हैं तो ज़रूर लगा सकते हैं बहुत आसानी से कि इल्तुतमिश था। मकबरा निर्माण शैली का जो जन्मदाता था वो कौन था? तो वो इल्तुतमिश था। फ्रेंड्स, ये रहे हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो नेक्स्ट वीडियो में पूरा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक लिए